हमारा अगला टॉपिक क्या है? मंदी, यानी कि इसको इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिसेशन। ये है क्या? वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है वैश्विक आर्थिक संभावनाओं, है ना। वैश्विक आर्थिक संभावनाओं का मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालती है और इसमें माना गया है कि वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 6.6% तक धीमी हो रही है। भारत की विकास दर जो है वो 6.6% तक कम रहने की संभावना है वित्तीय वर्ष 2024 में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इस मंदी नामक कॉन्सेप्ट को देखना है कि आखिरकार मंदी होती क्या है, किसे हम मंदी कहते हैं। तो एक बात समझना कि मंदी यानी कि रिसेशन किसे कहते हैं। अगर एक वित्तीय वर्ष को हम 4 क्वार्टर्स में बांटें, अगर हम 4 क्वार्टर में बांटते हैं, 4 तिमाहियों में बांटते हैं, क्यों मतलब क्वार्टर्स, है ना। तो जब हम वित्तीय वर्ष को 4 क्वार्टर्स में बांटते हैं, 4 तिमाहियों में बांटते हैं, तो अगर हम जीडीपी वृद्धि दर यानी कि ग्रोथ रेट को एनालाइज करें, अगर हम विश्लेषण करें कि इन चारों तिमाहियों में किस प्रकार की जीडीपी वृद्धि दर रही है। मान लीजिए कि क्वार्टर 1 में जीडीपी कितनी थी? 100, ठीक है। क्वार्टर 2 में जीडीपी वृद्धि दर हो गई 99, घट गई, ठीक है। क्वार्टर 3 में क्या हो गई? क्वार्टर 3 में ये हो गई 97 और क्वार्टर 4 में ये हो गई 93, ठीक है। क्वार्टर 1 में कितनी थी? 100। क्वार्टर 2 में कितनी आई? क्वार्टर 2 में आई है 99 यूनिट, कोई भी ले लीजिए। और क्वार्टर 3 के अंदर कितनी है? 97। और क्वार्टर 4 के अंदर कितनी है? 93। तो तकनीकी रूप से जब किसी वित्तीय वर्ष के 2 लगातार तिमाहियों में वृद्धि दर ऋणात्मक हो जाए, 2 लगातार क्वार्टर्स में अगर ग्रोथ रेट नेगेटिव होती है, क्या कह रहा हूं मैं? लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी वित्तीय वर्ष के 2 लगातार, वित्तीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर, अगर किसी फाइनेंशियल ईयर के या किसी वित्तीय वर्ष के 2 लगातार तिमाहियों में जीडीपी वृद्धि दर नेगेटिव हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? मंदी या रिसेशन बोलते हैं। ऐसी स्थिति को या ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? मंदी बोलते हैं या रिसेशन बोलते हैं। याद रखिएगा, एक टर्म आती है मंदी और एक टर्म आती है सुस्ती, स्लो डाउन। एक टर्म क्या आती है? मंदी, और दूसरी टर्म क्या आती है? सुस्ती या स्लो डाउन। देखते हैं कि ये स्लो डाउन क्या होता है। मान लीजिए यही 4 क्वार्टर्स है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। क्वार्टर 1 में जीडीपी वृद्धि दर कितनी थी? 105। क्वार्टर 1 में जीडीपी वृद्धि दर कितनी थी? 105। फिर क्वार्टर 2 में कितनी हो गई है? 104। फिर इधर घटकर हो गई 102, फिर इधर घटकर हो गई 101। इसमें जरा देखिएगा, जीडीपी वृद्धि दर की अगर हम बात करें तो जीडीपी वृद्धि दर इसकी तुलना में यहाँ पर +1 है ना, लेकिन पहले की तुलना में गिर गई है धनात्मक अभी वो नेगेटिव नहीं हुई है ना, अभी वो ऋणात्मक नहीं हुई है अभी भी धनात्मक, लेकिन पहले के कंपैरिजन में गिर गई है। यहाँ पर देखें तो ये गिरावट और ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर ये गिरावट और ज़्यादा देखने को मिल रही है। अभी भी ये +2 बनी हुई है, अभी भी क्या है? ये धनात्मक बनी हुई है, 100 से ज़्यादा बनी हुई है। लेकिन अगर ये पहले के कंपैरिजन में गिर रही है तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? सुस्ती। मंदी में जीडीपी वृद्धि दर क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। मंदी के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्या देखने को मिलेगी? नेगेटिव हो जाएगी। जबकि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी कि उसमें गिरावट तो है, लेकिन गिरावट होने के बावजूद भी वो कैसी है? वो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव बनी हुई है। तो ये मंदी और सुस्ती का कॉन्सेप्ट है। जिस संस्था ने इसे जारी किया है वो है विश्व बैंक, और थोड़ा सा विश्व बैंक के बारे में भी हमें जानना है। तो वर्ल्ड बैंक जो है ये ब्रेटन वुड संस्था माना जाता है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का एक ही समय में गठन हुआ, एक ही दिन गठन हुआ ब्रेटन वुड नामक स्थान पर। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का गठन एक ही स्थान पर, ब्रेटन वुड नामक स्थान पर एक ही दिन इनका जन्म हुआ, इसलिए इन दोनों संस्थाओं को आप क्या बोलते हैं? ब्रेटन वुड संस्थाएं। ये न्यू हैम्पशायर, अमेरिका के न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर है। वर्तमान में इसमें 189 देश हैं और इसके 5 घटक संस्थान हैं। वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? 189 देश है और इसके 5 घटक संस्थान हैं, मतलब 5 संस्थान इसके अंदर शामिल है।
वर्ल्ड बैंक का पहला संस्थान कौन सा है, जिसका नाम है IBRD। विश्व बैंक का पहला संस्थान आपको दिखाई देता है जिसका नाम है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, है ना। IBRD क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व बैंक बनाया गया तो उस समय मुख्य रूप से इसी घटक का योगदान था। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है पुनर्निर्माण, और किसका पुनर्निर्माण करना है, जो युद्ध से पीड़ित अर्थव्यवस्थाएं थी, ठीक है, किसका पुनर्निर्माण करना है, जो युद्ध से पीड़ित अर्थव्यवस्थाएं थी उन्हीं का पुनर्निर्माण करना है। तो इसका एक पहला और इंपॉर्टेंट घटक कौन सा है, IBRD, और ये IBRD विकासात्मक कार्यों के लिए ऋण प्रदान करता है। ये IBRD अपने सदस्य राष्ट्रों को डेवलपमेंट के कामों के लिए या विकासात्मक कार्यों के लिए ऋण प्रदान करता है। ये IBRD का फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा संस्थान है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। ये विश्व बैंक की दूसरी संस्था है, और ये विश्व बैंक की वो संस्था है जो गरीब राष्ट्रों को भी लोन प्रदान कर देती है, और या तो ब्याज लेती ही नहीं है, या बहुत कम लेती है, या केवल ऑपरेशन कॉस्ट लेती है, ठीक है। ऑपरेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि इनको ये ऋण प्रदान वगैरह करने में जो इनका खर्चा आ रहा है, जो इनकी लागत आ रही है, सिर्फ उतना चार्ज करती है, किसी प्रकार का ब्याज इत्यादि चार्ज नहीं करती है। ये संस्था क्या कहलाती है, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, और इसीलिए इसे उदार ऋणों वाली खिड़की भी कहा जाता है। विश्व बैंक की उदार ऋणों वाली खिड़की, इसे बोला जाता है विश्व बैंक की उदार ऋणों वाली खिड़की, विंडो ऑफ सॉफ्ट लोन भी कहा जाता है। तीसरी संस्था का नाम है IFC, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जो कि अपने सदस्य राष्ट्रों की प्राइवेट कंपनियों को भी लोन दे देती है। तीसरी संस्था कौन सी है, IFC या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जो अपने सदस्यों की प्राइवेट संस्थाओं को भी ऋण दे देती है, प्राइवेट कंपनियों को भी। चौथी है MIGA, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये वो संस्था है जो विभिन्न राष्ट्रों के अंदर इन्वेस्टमेंट को या निवेश को बढ़ावा देने का वातावरण तैयार करती है, रेटिंग्स तक जारी करती है। रेटिंग का मतलब होता है, ये बताती है कि कोई राष्ट्र निवेश की दृष्टि से कितना मुफीद है। मुफीद का मतलब होता है कितना अप्रोप्रिएट है। अगर कोई विदेशी कंपनी, कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी राष्ट्र में निवेश करेगी तो उसको कितना अच्छा लगेगा, कितना बेनिफिट उसको होगा, ये सब बताने का काम कौन करता है, MIGA के द्वारा ये सारा काम किया जाता है। और पांचवी संस्था है, उसका नाम है ICSID। ICSID कौन सी संस्था है, जो कि एक ऐसी संस्था है जिसका काम ये है कि जितने भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, है ना, निवेश संबंधी जितने भी विवाद है, उन विवादों को कैसे सुलझाया जाए, ठीक है। निवेश संबंधी जितने भी विवाद है, उन विवादों को कैसे सुलझाया जाए, इसके लिए एक मंच देती है ना, मध्यस्थता करती है। और आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि इन चार संस्थाएं, शुरू की चार का भारत मेंबर है, इंडिया इन शुरू की चार संस्थाओं का मेंबर है, लेकिन भारत इस पीछे वाली लास्ट संस्था का ICSID का मेंबर नहीं है। भारत ICSID का मेंबर नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि भारत का एक स्पष्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, भारत का एक सीधा सीधा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम किसी भी प्रकार के निवेश संबंधी विवाद होंगे, उसको सेटलमेंट करने के लिए भारत के न्यायालय पर्याप्त सक्षम है। किसी भी प्रकार के निवेश संबंधी विवाद होंगे तो उसका सेटलमेंट करने के लिए जो भारत के न्यायालय है वो पर्याप्त रूप से सक्षम है। और अगर ये पर्याप्त रूप से सक्षम है तो हम क्यों किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच की मध्यस्थता स्वीकारेंगे। इंडिया इस ICSID का मेंबर नहीं है, ये अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों। ICSID का सदस्य भारत नहीं है, और वो क्यों नहीं है, क्योंकि भारत मानता है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद है निवेश संबंधी, हम उसको सेटल डाउन करेंगे। और बहुत बार ऐसा देखा गया, भारत का स्पष्ट रूप से ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मानना है, मौकफ है कि ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच होते हैं जो कि कहते हैं हम विवादों को सेटल करेंगे, बेसिकली ये विवाद सेटलमेंट की बजाय उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पक्ष लेते हैं जो विकसित देशों की है, यानी कि अमेरिका जैसे देशों की है। भारत का साफ साफ मानना है कि ये जितने भी ऐसे विवाद है उनको सेटलमेंट करने के लिए हम किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच का सहयोग नहीं लेंगे, क्योंकि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है, ये उनके हितों का संरक्षण करती है जो विकसित देश है। हम अपने देश की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ये सारे निर्णय लेंगे। आगे बढ़ाएं। कौन कौन सी रिपोर्ट ये प्रकाशित करती है वर्ल्ड बैंक।
वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली एक रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, ये इस नहीं होगा, ये होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। फिर एक होती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। फिर है वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, उसी रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया 6.8% ग्रोथ रेट रहने की संभावना है। और ये जो विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट है वो बताती है कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत एक ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है, भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि भारत एक, विश्व बैंक की एक प्रमुख रिपोर्ट है ये, और ये बताती है कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत के अंदर जो है आर्थिक विकास की प्रगति बड़ी अच्छी है। इसी रिपोर्ट से, इस रिपोर्ट के बारे में और जानकारी देखिए, साल में 2 बार प्रकाशित की जाती है, एक बार जनवरी में और एक बार जून में। तो जो जनवरी में प्रकाशित हुई उसका डेटा मैंने आपके सामने रख दिया। भारत के बारे में इस रिपोर्ट में क्या पूर्वानुमान लगाए गए हैं जरा देखिएगा। सबसे पहले देखें तो भारत के बारे में इस रिपोर्ट में पूर्वानुमान लगाया गया है कि अगले चालू वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.9% रहेगी, जो पहले स्लो डाउन की कंडीशन ला सकती है और फिर मंदी की स्थिति भी ला सकती है। अगर देखा जाए तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में वृद्धि होगी, आधारभूत संरचना की सुविधाओं में वृद्धि होगी और इसी के कारण भारत सरकार का सार्वजनिक व्यय यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहा है ना। इसी के कारण भारत सरकार के सार्वजनिक व्यय यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर्स जो है वो बढ़ रहे हैं। अगर हम दक्षिण एशियाई क्षेत्र की बात करें, ठीक है, भारत तो विश्व के 7 सबसे बड़े व उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो वो विश्व के 7 सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन अगर हम दक्षिण एशियाई क्षेत्र की बात करें, साउथ एशियन क्षेत्र की बात करें, तो इस साउथ एशियन क्षेत्र के अंदर 2023 और 24 में 3.6% और 4.6% की वृद्धि देखने को मिल रही है। 2023 के लिए कितनी? 3.6% और 2024 के लिए 4.6%। और इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान इस क्षेत्र की कमजोर कड़ी है। बहुत बड़ा कारण क्या देखने को मिल रहा है कि इस क्षेत्र की सबसे कमजोर कड़ी है पाकिस्तान की पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति इसके लिए सबसे बड़ा कारण है। अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो बहुत तेजी से पूरे विश्व के अंदर जो है वो मंदी आ रही है, पूरा वर्ल्ड इसकी चपेट में। इसलिए अगर भारत की वित्त मंत्री ये कहती है कि भारत के अंदर कुछ मामलों में जहां अभी भी सुधार नहीं हुए हैं उसका बहुत बड़ा कारण ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है, यानी कि वैश्विक आर्थिक संकट है, तो इस बात से, इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। ये ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस या वैश्विक आर्थिक संकट ये हो सकता है। ये कहता है कि विश्व की जो विकास दर 1.7% रह जाने की संभावना है और 6 महीने पहले इनका आकलन था कि 3% रहेगी। इसका एक बहुत बड़ा असर ये पड़ेगा। इसके अंदर रूस यूक्रेन युद्ध जो है उसका भी योगदान इसके अंदर रहा है। और उस समय अगर देखा जाए तो जो दुनिया के अंदर ग्रोथ रेट गिरी है, प्रोडक्शन गिरा है, उसका असर भी यहाँ देखने को मिला है। अगर हम देखें तो इससे निवेश पर असर पड़ने वाला है ना। यदि हम इसका लबोलुआब और देखें तो इससे निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है उस इन्वेस्टमेंट पर से भी हम मुंह नहीं चुरा सकते, उस इन्वेस्टमेंट पर भी इसका असर जो है वो पड़ने वाला है। जो सुस्ती आ रही थी, स्लो डाउन आ रहा था, वो स्लो डाउन से रिसेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर कोई देश सुस्ती या मंदी से बाहर आना चाहता है, अगर कोई राष्ट्र सुस्ती या मंदी की सिचुएशन से बाहर आना चाहता है तो उसको कुछ काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना पड़ेगा। अगर कोई देश सुस्ती या मंदी से बाहर आना चाहता है तो उसको कुछ काम करने पड़ेंगे। उसको सबसे पहले पब्लिक एक्सपेंडिचर या सार्वजनिक व्यय जो है उस सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना पड़ेगा और साथ साथ में अनुशंसित विस्तारवादी नीति भी अपनानी पड़ेगी। विस्तारवादी नीति का अर्थ होता है कि सरकार के द्वारा मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ाया जाना। ये सरकार भी बढ़ा सकती है और बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा भी बढ़ाया जा सकता है। जितने भी सरकार के द्वारा जब ये मुद्रा का फ्लो बढ़ाया जाता है तो बैंकिंग संस्थाएं कम दर पर ऋण देती है, ऋणों की शर्तों को आसान कर देती है, सरकार स्टिमुलस यानी कि आर्थिक पैकेजेस देती है। इन सब के कारण हमारे देश के अंदर क्या सिचुएशन आ सकती है? इन सब के कारण विस्तारवादी नीति बन सकती है और इन विस्तारवादी नीति से, सुस्ती से सिचुएशन बिगड़ती हुई बाहर आकर मंदी वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं हो, ये हो सकता है।
सरकार को नौकरियां रोजगार भी सृजन करने पर सोचना पड़ेगा। ऐसी सरकार जो कि रोजगार सृजन नहीं कर सके वो स्थिति को गंभीरता से संभाल नहीं सकती है। वो सरकार जो रोजगार सृजन नहीं कर सके वो इस स्थिति को, इस परिस्थिति को गंभीरता से संभाल नहीं सकती है। तो दोस्तों ये सारे वो उपाय है जो हमें मंदी की सिचुएशन से बाहर आकर करने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मंदी की ये सिचुएशन का कॉन्सेप्ट, मंदी का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। कोई प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ सकते हैं।